हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जाम में आपको जरूर एज इट इज देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको मैं इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि बहुत इजीली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं एंड एग्जामिनेशन में इनकी हेल्प से आप सभी बहुत इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो। स्टूडेंट्स पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जहां पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर तो किया ही जाएगा। साथ ही आपकी फाइनल रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। इन क्वेश्चंस के साथ लाइव क्लासेस में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं बताऊंगी जिसकी मदद से बहुत इजीली आप सब करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मोस्ट अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड रिविजन के लिए 5000 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि ना सिर्फ आपके स्टेट के पीवाईक्यूज बल्कि अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हैं, जो कि आपके पेपर में एज इट इज भी देखने को मिल सकते हैं। और इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको हर क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन मिलती है, ताकि अगर कहीं पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो ये नंबर दे रही हूँ, आप इस पर कॉल या मैसेज करके व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लीजिए। साथ ही फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कि कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, जहां पर यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं। आप किसी भी यूनिट से अपनी रिवीजन शुरू कर सकते हो। कभी अगर लाइव क्लासेस मिस हो जाती हैं आपकी, तो आप उसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो, ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, पुअर एनालिसिस इन हिस्टोरिकल रिसर्च इज ड्यू टू व्हाट। सो हिस्टोरिकल रिसर्च यानी कि ऐतिहासिक शोध। और इतिहास क्या होता है? इतिहास में वो इवेंट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनके बारे में अब हम कुछ नया नहीं कर सकते। लेकिन हिस्टोरिकल रिसर्च हमें कहता है कि जो इवेंट्स ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं, उनको अच्छे से एनालाइज करके आप अपने फ्यूचर के इवेंट्स को थोड़ा बहुत लेवल पर प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसका अनुमान लगा सकते हो। तो उसी एनालिसिस के दौरान अगर हम उसको खराब कर देते हैं, रिजल्ट को, एनालिसिस के रिजल्ट को खराब कर देते हैं, तो वो किन कारणों की वजह से होता है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। पहला है इम्पर्सनल इंटरप्रिटेशन, यानी कि अवैयक्तिक व्याख्या। तो इसका इसमें कोई भी रिलेशन नहीं होता। हर एक पर्सन की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है, अपनी अपनी व्याख्या होती है। ये आपके हिस्टोरिकल रिसर्च में कोई फर्क नहीं डालता, क्योंकि हिस्ट्री में किसी पर्सन की व्याख्या से हमें मतलब नहीं होता। जो चीजें बुक्स में लिखी है, जो चीजें ऑलरेडी थीसिस में लिखी हुई हैं, वो मैटर करती हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है एम्फोसिस ऑन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला है ओवर जर्नलाइजेशन। अब देखो, हिस्टोरिकल रिसर्च में ओवर जर्नलाइजेशन बिल्कुल होता है, जिसकी वजह से एनालिसिस खराब भी हो सकता है। ओवर जर्नलाइजेशन को आप ब्रॉड कंक्लूजन भी बोल सकते हो। ब्रॉड कंक्लूजन बेस्ड ऑन लिमिटेड एविडेंसेस, यानी कि हमने थोड़ी सी रिसर्च करके एक बहुत बड़ा कंक्लूजन खुद ही निकाल दिया। अगर हम हिस्ट्री के केस में स्पेशली ऐसा करते हैं, तो हमारा रिसर्च गलत एंड पर भी हमें ले जा सकता है। ओके, गलत इंफॉर्मेशन इसको कहा जाता है, ओवर जर्नलाइजेशन को। अगला है ओवर सिंप्लीफिकेशन। ओवर सिंप्लीफिकेशन बेसिकली तब होता है जब कोई भी रिसर्चर जो है, वो क्या करते हैं, चीजों को पढ़ते हैं लेकिन क्लियर नहीं करते, और अपने एंड पर उसकी कोई भी व्याख्या अपनी थीसिस में लिख देते हैं। इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड ट्रेंड्स हम ओवर सिंप्लीफिकेशन को बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, तो सी एंड डी। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास नॉन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो नॉन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जितने भी हमारे सामाजिक संदर्भ है, कि किसी पॉइंट को लेकर, अब गांधी जी की बात ही अगर हम करें, तो उनके उनको लेकर के लोगों के अलग अलग विचार है। कई बोलते हैं उन्होंने सही किया था, कई बोलते हैं उन्होंने गलत किया था। तो सामाजिक संदर्भ क्या है, वो यहाँ पर चीज को खराब कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी डी एंड ई बिल्कुल सही आंसर है। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हियर इज द करेक्ट आंसर। एक चीज आप लोगों को और नोट करनी है कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है। हिस्टोरिकल रिसर्च बोलता है कि आप चाहे 2 से 3 बुक्स ही पढ़ो, लेकिन उससे अपना बेस्ट नॉलेज निकालने की कोशिश करो, ना कि 40-50 बुक्स या नोट्स पढ़ने के बाद भी आप चीजों को आधा अधूरा छोड़ दो। तो इसीलिए ये
ये क्वालिटेटिव रिसर्च पे हमेशा फोकस करता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग्स आर रिलेटेड, जिसमें एक तरफ रिसर्च के फॉर्म्स दिए हैं यानी कि रिसर्च के टाइप्स दिए हैं और दूसरी तरफ उनके डिस्क्रिप्शन दी है, उनकी थोड़े सा कीवर्ड उनके दिए हुए हैं। ठीक है, पहला है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव ट्रायंगुलेशन फाइंडिंग्स एंड मेटा एनालिसिस। दूसरी तरफ है फाइल ड्रॉअर, सैटेलाइट डिशेस, कन्वर्जेंस ऑफ बेस्ड मल्टीपल मेथड एंड इंटरप्रिटेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फाइंडिंग बेस्ड मल्टीपल मेथड्स। ठीक है, सो यहाँ पर ये आएगा इधर फाइंडिंग्स, राइट। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है क्वांटिटेटिव से आपको आसान हो जाती है चीजें फाइंड आउट करना। क्वांटिटेटिव हमेशा नंबर्स के साथ काम करता है, ठीक है, यानी कि क्वांटिटी किसी भी नंबर के साथ काम कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, हम गैदर करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं किसी भी स्टैटिस्टिकल डेटा को। गैदर करना और एनालाइज करना किसी भी स्टैटिस्टिकल डेटा को बोला जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। जैसे हमें एवरेज, फॉर्मूला, हाइपोथेसिस, किसी भी पॉपुलेशन की फाइंडिंग्स अगर निकालनी है तो क्वांटिटेटिव रिसर्च हमेशा हर एक रिसर्चर को इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओके, सो देखो यहाँ पर क्वांटिटेटिव को आप कनेक्ट कर सकते हो कन्वर्जेंस ऑफ फाइंडिंग बेस्ड मल्टीपल मेथड्स। ठीक है, जहां पर भी फाइंडिंग बेस्ड आपको टर्म दिखेगी वो डायरेक्टली क्वांटिटेटिव ही होगा। अगला आ जाता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव हमेशा नॉन न्यूमेरिकल डेटा के साथ काम करता है। अब देखो नॉन न्यूमेरिकल का मतलब है जहां पर नंबर्स नहीं है। अब नंबर्स नहीं है फिर भी हमें अगर वहां पर रिसर्च करनी है तो हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। इंटरप्रिटेटिव नेचर का ये होता है। तो फर्स्ट को फोर्थ से मैच करेंगे, बी को थर्ड से मैच करेंगे, सी का देखो ट्राइंगुलेशन है, सैटेलाइट डिशेस। So triangulation basically it has the conversions of findings based on different methods। ठीक है, अलग अलग मेथड्स यहाँ पर यूज होती है, जैसे कि क्वालिटेटिव को भी यूज किया जाता है एंड क्वालिटेटिव मेथड में ही ट्राइंगुलेशन मेथड को यूज किया जाता है उसकी वैलिडिटी टेस्ट करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वैसे तो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है मेटा एनालिसिस, जो कि फाइल ड्रॉअर है। मेटा एनालिसिस के अंदर एक फाइल ड्रॉअर नाम की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फाइल ड्रॉअर प्रॉब्लम होती है मेटा एनालिसिस के अंदर एंड ये क्या होता है, ये आपका क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव एंड फॉर्मल मेथड होता है रिसर्च का। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोकस ग्रुप डिस्कशन इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव रिसर्च एंड दूसरा बोलता है फॉर्मेटिव रिसर्च कैन बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि फोकस ग्रुप क्या होते हैं। ये बेसिकली एक मेथड होता है जो कि फॉर्मेटिव रिसर्च में यूज किया जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को रिफाइन करना, प्रोग्राम्स और प्रोडक्ट्स को रिफाइन करना, ये सब चीजें फोकस ग्रुप डिस्कशन के अंदर आती है। एंड इसमें क्या होता है, इट बेसिकली इन्वॉल्व ब्रिंगिंग टुगेदर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू डिस्कस देयर एटीट्यूड्स, बिलीव्स एक्सेट्रा। स्मॉल फोकस ग्रुप डिस्कशंस में छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं और उनके फिर पॉइंट ऑफ व्यू जाने जाते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है क्योंकि फॉर्मेटिव रिसर्च हमेशा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरह को ही यूज करता है। ओके, इसी चीज पर ध्यान रखिएगा। फोकस ग्रुप भी आपका फोकस ग्रुप होता है क्वालिटेटिव। मैंने हमेशा कहा है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पहले अपना टॉपिक क्लियर कीजिए और देखिए कि कौन सा रिसर्च मेथड क्वालिटेटिव में आता है, कौन सा क्वांटिटेटिव में आता है। 70% क्वेश्चन आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च से ना बहुत से क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जब हमें सोशल रिसर्च के एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पहला है कंट्रोल दी एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही। किस एनवायरनमेंट में, किस जगह में, किस वातावरण में आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पर आपका नियंत्रण होना जरूरी है। पायलट टेस्ट, रिवाइज एंड टेस्ट, ये भी बिल्कुल सही है, आगे हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट है स्पेसिफाई दी ट्रीटमेंट लेवल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, देखो जो भी ना स्टूडेंट्स सोशल रिसर्च में चीजें होती हैं वो पायलट टेस्ट के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट होती है। ठीक है,
पायलट टेस्ट आपका फिजिबिलिटी, टाइम, कॉस्ट, रिस्क, परफॉर्मेंस जो होते हैं रिसर्च के, उन सब चीजों को चेक करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, सिंपल सा याद रखिए, किसी भी रिसर्च की फिजिबिलिटी, उसका टाइम, उसकी कॉस्ट, उसमें कितना रिस्क है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए उस प्रोजेक्ट में जब भी हमें कोई टेस्टिंग करनी होती है तो वो पायलट टेस्ट ही हमेशा होता है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग which among the following it is a valid criticism of experimental method in social sciences। तो देखो ये भी social sciences से related question आ गया फिर से। इसका correct answer पहले बताती हूँ, फिर आंसर पे जाएंगे, explanation पे जाएंगे। that is artificiality of laboratory condition। so पहले देखते हैं experimental method क्या होता है। ये जितना भी आपका cause and effect वाली चीजें होती है ना, कॉज एंड इफेक्ट वाली चीजें होती हैं, उनके बीच के जो कनेक्शंस होते हैं वहां पर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को यूज किया जाता है। बेसिकली ये वो स्टडी होती है रिसर्च में in which a theory is put to the test in a scientific manner। अब केमिस्ट्री लैब या स्कूल कॉलेज के लैब्स में आप लोग टेस्टिंग करते थे, एक्सपेरिमेंट्स करते थे, उसमें पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाती थी, फिर एक्सपेरिमेंट्स होते थे एंड उसके कॉज एंड इफेक्ट भी बताए जाते थे। तो ये वही सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें कि क्रिटिसिज्म क्या होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड में, तो एक तो ये है आर्टिफिशियलिटी ऑफ लेबोरेटरी कंडीशन। ठीक है, तो इसको आप सिंपली आर्टिफिशियलिटी भी कह सकते हो। दूसरा आ जाता है इसमें लैक ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, लैक ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। और नेक्स्ट आ जाता है ट्रिवियलिटी। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the length of psychological test is increased it improves both reliability and validity। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट की जब हम लेंथ बढ़ाते जाते हैं, उसको और लंबा करते जाते हैं, तो ये बोलता है कि उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को वो इम्प्रूव करता है। क्या ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि रिसर्च में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में ला चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उन टॉपिक्स को जरूर पढ़िएगा। स्टेटमेंट 2 बोलती है, स्कोर ऑफ अ टेस्ट कैन बी इंटरप्रेटेड विदाउट रेफरिंग टू इट नॉर्म्स। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसमें टेस्ट स्कोर की बात की गई है, स्कोर ऑफ अ टेस्ट। ये क्या होता है? ये न्यूमेरिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिसको कि जो कि डिस्क्राइब करता है कि टेस्ट टेकर ने कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। ठीक है, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी। मैंने आपको बताया था रिलायबिलिटी में अलग अलग टेस्ट होते हैं, टेस्ट एंड रीटेस्ट, इंटररेटर, पैरेलल फॉर्म्स और स्प्लिट हाफ। ओके, यहां से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं टेस्ट एंड रीटेस्ट क्या होता है। द सेम टेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज रिपीटेड। नाम ही इसका बता रहा है आपको कि एक टेस्ट अभी हो गया, उसको रीटेस्ट, उस टेस्ट को फिर थोड़े समय के बाद लिया जाएगा। ओके, सो व्हेन यू रिपीट द सेम टेस्ट ऑन द सेम सैंपल एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, वो क्या करता है समय के साथ साथ उसमें कई बार होता है कि वैल्यूज चेंज होती रहे। इंटररेटर क्या होता है? सेम टेस्ट को डिफरेंट लोगों के साथ कंडक्ट करवाया जाता है, सेम एक्सपेरिमेंट अलग अलग लोगों पे देखा जाएगा और चेक किया जाएगा कि रिजल्ट सेम आ रहे हैं या अलग आ रहे हैं। पैरेलल फॉर्म्स क्या होता है? दिस इज अ रिलायबिलिटी मेजर and it is used to measure the correlation between two equivalent versions of a test। दो टेस्ट एक साथ चलते हैं और उनके बीच में देखा जाता है कि दोनों एक दूसरे के कितने अलग हैं, क्या क्या चीजें इसमें चल रही हैं। ठीक है, डिफरेंट वर्जन ऑफ क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं अलग अलग रिस्पोंडेंट से। एंड लास्ट आ जाता है आपके पास स्प्लिट हाफ। इसमें क्या होता है? डिलीवरिंग अ क्वेश्चन एयर इन टू पार्ट्स। एक क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिलीवर किया जाता है अलग अलग जगह पर एंड अलग अलग सैंपल ग्रुप्स के साथ। ओके, सो देखो यहाँ पर सेम चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं, है ना। कुछ कीवर्ड्स है, स्प्लिट हाफ यानी कि टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। स्प्लिट का मतलब ही डिवाइड करना होता है, तो फोर्थ का फर्स्ट आ गया। टेस्ट एंड रीटेस्ट क्या बोलता है? सेम टेस्ट को बार बार रिपीट करेंगे। ऑप्शन नंबर 4, यहीं से आपका करेक्ट आंसर आपको मिल सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in research middle range theories operate in a
दे ऑपरेट इन अ लिमिटेड डोमेन, ठीक है, सो ये हमेशा एक लिमिटेड डोमेन में ही काम करती है। मिडिल रेंज थ्योरीज को हम प्रैक्टिस थ्योरीज भी बोलते हैं, बिकॉज दे हैव लेस एब्स्ट्रैक्शन देन गार्ड थ्योरीज एंड ब्रिज बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन नर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड इन साइंटिफिक रिसर्च। सो वैज्ञानिक अनुसंधान में किसको शामिल नहीं किया जाता। इसमें आपके सब्जेक्टिविटी को नहीं किया जाता, अनएथिकल प्रैक्टिसेस को नहीं किया जाता, ये तो कहीं भी नहीं एंटर होते, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च हो या कुछ भी हो, ठीक है। नॉन प्रेडिक्टिव इन्फेरेंस, गैर भविष्य वाले साइंटिफिक रिसर्च यही बोलती है कि आप तुक्का नहीं मार सकते, जो चीजें आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं उन्हीं को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। Next question is statement based. A rigid application of ethical principle is not possible in ethnographic research. First statement बिल्कुल correct है. Second is principle of informed consent is theoretical as pre-information is likely to affect the research findings. So absolutely correct answer है दोनों. So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.